नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर डिजाइनर के लिए, चाहे वो नया हो या अनुभवी, हमेशा एक बड़ी पहेली बना रहता है। एक शानदार ग्राफिक डिजाइन पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए? बिल्कुल, हमारे हाथ लगे है ग्राफिक डिजाइन फॉर डमीज किताब और हम सीधे उसके 12वें अध्याय में जा रहे हैं, जिसका नाम है 10 बातें जो आपको अपना डिजाइन पोर्टफोलियो बनाते समय पता होनी चाहिए। हाँ, तो हमारा मिशन आज साफ है, इन 10 बातों को समझना, ताकि कोई भी डिजाइनर अपने काम को सिर्फ दिखाने से आगे बढ़कर उसे एक कहानी की तरह पेश कर सके। और ये बहुत जरूरी है। एक आंकड़ा है कि भर्ती के मतलब हायरिंग के 85% से ज्यादा फैसले सिर्फ आपका विजुअल पोर्टफोलियो देखकर ही हो जाते हैं। 85%? ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब आपका काम आपके रिज्यूमे से कहीं ज्यादा बोलता है। कहीं ज्यादा। तो फिर चलिए इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ना शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में आता है, पोर्टफोलियो में दिखाएं क्या और कितना दिखाएं? एक आम सोच है कि जितना ज्यादा काम दिखाओगे उतना ही प्रभावशाली लगेगा, लेकिन ये किताब तो इस सोच को सीधे सीधे नकार देती है। बिल्कुल, और यही पहली बात है जो किताब में जोर देकर कही गई है। गुणवत्ता मात्रा से कहीं ज्यादा जरूरी है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एकदम। लेखक का कहना है कि 50 साधारण प्रोजेक्ट से भरा पोर्टफोलियो दिखाने से बेहतर है कि आप सिर्फ 6 से 12 ऐसे काम दिखाएं जो सच में कमाल के हों। 6 से 12 बस? हाँ, उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प नियम बताया है। 1 से 10 के पैमाने पर अपने हर काम को आंकें और सिर्फ उन्हीं कामों को शामिल करें जिन्हें आप 8 या उससे ज्यादा नंबर देंगे। वाह, 8 से ऊपर! ये तो काफी सख्त नियम है। सच कहूं तो ज्यादातर नए डिजाइनर्स के लिए इसे मानना बहुत मुश्किल होता है। अपने ही काम को इतनी बेरहमी से काटना सीखना एक अलग ही हुनर है ना? हम सब अपने काम से थोड़ा इमोशनली जुड़ जाते हैं। हाँ, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। लेखक इस बात को समझाने के लिए अमेज़न पर टॉयलेट ब्रश खरीदने का एक मजेदार उदाहरण देते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि सोचिए, जब हम एक मामूली सी चीज के लिए भी 4 सितारा रेटिंग से कम पर समझौता नहीं करते, तो कोई कंपनी हजारों डॉलर का निवेश एक ऐसे डिजाइनर पर क्यों करेगी जिसका काम ठीक ठाक या चलता है वाला हो? बात तो सही है। आपका पोर्टफोलियो आपकी रेटिंग है। अगर उसमें 6-10 वाला काम भी है तो वो आपकी पूरी रेटिंग को नीचे खींच लाता है। आपको एक 5 स्टार डिजाइनर की तरह दिखना है। ये बात तो सोचने वाली है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने अपने 8-10 सबसे बेहतरीन काम चुन लिए। अब सवाल ये है कि क्या ये सब एक ही तरह के होने चाहिए? जैसे अगर कोई वेब डिजाइन की नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है तो क्या उसे सिर्फ वेबसाइटें ही दिखानी चाहिए? और यही किताब दूसरे अहम बिंदु पर आती है, अपने कौशल की विविधता दिखाएं। ये एक आम गलतफहमी है कि सब कुछ एक जैसा हो। हाँ, अगर एक वेब डिजाइनर के पोर्टफोलियो में सिर्फ वेबसाइट ही हैं, तो ये बहुत उबाऊ और एक तरफा लग सकता है। किताब की सलाह है कि अगर आप वेब डिजाइनर हैं तो कुछ ऐप डिजाइन, कुछ बैनर विज्ञापन या शायद कोई लोगो डिजाइन भी शामिल करें। लेकिन क्यों? अगर मुझे सिर्फ वेब डिजाइन ही करना है तो मैं लोगो क्यों दिखाऊं? क्योंकि ये दिखाता है कि आप सिर्फ एक टूल चलाना नहीं जानते, बल्कि आप डिजाइन के मूल सिद्धांतों को समझते हैं। अच्छा। ये साबित करता है कि आप कॉम्पोजिशन, टाइपोग्राफी और कलर थ्योरी को अलग-अलग मीडियम पर लागू कर सकते हैं। ये भर्ती करने वाले मैनेजर को बताता है कि आप बहुमुखी हैं। मतलब आप वर्सेटाइल हैं और भविष्य में किसी दूसरे तरह के प्रोजेक्ट पर भी काम कर सकते हैं। ये आपके दायरे को बड़ा दिखाता है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने अपना बेस्ट काम चुन लिया और उसमें थोड़ी विविधता भी डाल दी, लेकिन अब सवाल ये है कि इन्हें पेश कैसे करें, क्योंकि सबसे अच्छा काम भी अगर बुरी तरह दिखाया जाए तो उसका असर खत्म हो जाता है। सही कहा। यहीं से बात शायद और दिलचस्प होती है। हाँ, और यहाँ किताब एक ऐसे कॉन्सेप्ट का जिक्र करती है जो पत्रकारिता की दुनिया से आया है, अबव द फोल्ड। अबव द फोल्ड। हाँ, पुराने जमाने में जब अखबार छपते थे तो सबसे बड़ी और जरूरी खबर को अखबार के ऊपरी आधे हिस्से में रखा जाता था, जो मोड़ने के बाद सबसे ऊपर दिखता था। वेबसाइट की दुनिया में इसका मतलब है वो हिस्सा जो बिना स्क्रॉल किए आपकी स्क्रीन पर नजर आता है। और किताब कहती है कि आपके पास दर्शक को प्रभावित करने के लिए सिर्फ 15 सेकंड या उससे भी कम होते हैं। 15 सेकंड? ये तो लगभग असंभव लगता है। इतनी देर में कोई क्या ही देख लेगा? यही तो चुनौती है, और इसका समाधान है एक शक्तिशाली एस्टैब्लिशिंग शॉट, एक ऐसी तस्वीर जो आपके प्रोजेक्ट के पैमाने, उसकी खूबसूरती और उसके महत्व का एहसास एक झटके में करा दे। किताब में वाइन की बोतलों का एक शानदार उदाहरण है। ओके। मान लीजिए आपने 3 अलग-अलग वाइन के लिए लेबल डिजाइन किए हैं। 3 अलग-अलग प्रोजेक्ट पेज बनाने के बजाय
पहले पेज पर तीनों बोतलों की एक साथ बहुत ही खूबसूरती से खींची गई एक तस्वीर लगाइए। समझ गए। तो एक ही तस्वीर में दर्शक को आपके काम का पूरा अंदाजा हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि आप ब्रांडिंग भी समझते हैं और पैकेजिंग भी। ये उसे और ज्यादा जानने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल, वो एक तस्वीर 3 अलग-अलग तस्वीरों से ज्यादा कहानी कहती है। यह दर्शक को स्क्रॉल करने के लिए प्रेरित करती है। पहले 15 सेकंड में आपको उन्हें एक वाओ मोमेंट देना है। अगर वो नहीं मिला तो वे शायद टैब बंद करके अगले पोर्टफोलियो पर चले जाएंगे। ये कहानी वाली बात बहुत दिलचस्प है। तो इसका मतलब ये सिर्फ सुंदर तस्वीरें दिखाने तक सीमित नहीं है। पोर्टफोलियो और एक कहानी भी कहनी चाहिए। यही इस किताब का सबसे आकर्षक हिस्सा है। लेखक कहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो आपके प्रोजेक्ट्स का कैटलॉग नहीं, बल्कि आपकी पेशेवर यात्रा की कहानी है। अच्छा। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है अपने काम को क्रोनोलॉजिकली दिखाना। मतलब सबसे नया काम सबसे पहले और सबसे पुराना सबसे आखिर में। तो किताब कहती है ऐसा मत करो। तो फिर कैसे दिखाएं? उसे एक कहानी की तरह व्यवस्थित करें। सोचकर देखिए, मान लीजिए किसी ने कॉलेज में एक पोस्टर बनाया। उस पोस्टर के शानदार डिजाइन की वजह से उसे एक लोकल बैंड के लिए एल्बम कवर डिजाइन करने का मौका मिला। और उस एल्बम कवर को देखकर एक छोटी कंपनी ने उसे अपनी पहली इंटर्नशिप दे दी। वाओ। ये एक कहानी है। ये सिर्फ 3 अलग-अलग प्रोजेक्ट नहीं है। ये दिखाता है कि आप कैसे एक अफसर से दूसरा अफसर बनाते गए। इंटरव्यू लेने वाले को शायद आपका नाम याद ना रहे, पर ये कहानी जरूर याद रहेगी। बिल्कुल। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। लेकिन एक और सवाल उठता है, खासकर नए डिजाइनर्स के लिए। ये कैसे साबित करें कि ये काम आपका अपना है, कहीं से कॉपी नहीं किया गया? आजकल प्रेरणा और नकल के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो गई है। इसका जवाब है अपनी प्रक्रिया दिखाकर। प्रोसेस वर्क। हाँ, किताब इस पर बहुत जोर देती है। अपने स्केच, अपने शुरुआती विचार, अपने रफ ड्राफ्ट्स को शामिल करना बहुत जरूरी है। ये नियोक्ताओं को दिखाता है कि आप एक खाली कैनवस से शुरू करके एक अंतिम उत्पाद तक कैसे पहुंचते हैं। यह आपकी सोच को दिखाता है। लेकिन अगर हम हर प्रोजेक्ट के साथ बहुत सारे स्केच और प्रोसेस वर्क दिखाने लगे तो पेज बहुत भरा हुआ और अव्यवस्थित नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। और इसी के लिए किताब एक बहुत ही चालाक उपाय सुझाती है। अपने सारे स्केच और प्रोसेस वर्क को एक अलग पेज पर, जैसे बिहांस या ब्लॉग पोस्ट पर रखें। ओके। और अपने मुख्य पोर्टफोलियो पेज पर बस एक छोटा सा लिंक दे दें जिस पर लिखा हो मेरी प्रक्रिया देखें। अच्छा, तो इससे मुख्य पेज साफ सुथरा रहता है, लेकिन जो भी आपकी रचनात्मक प्रक्रिया में दिलचस्पी रखता है वो एक क्लिक में उसे देख सकता है। एकदम। ये तरीका चतुर तो है, लेकिन क्या हायरिंग मैनेजर जो पहले से ही समय की कमी से जूझ रहे होते हैं, सच में एक और लिंक पर क्लिक करेंगे? शायद सब न करें, लेकिन जो करेंगे वे आपके सबसे गंभीर प्रशंसक होंगे। और किताब एक और सलाह देती है जो कभी फेल नहीं होती। वो क्या? जब आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाएं, तो अपनी असली स्केचबुक साथ ले जाएं। ओहो। आपकी वेबसाइट तो उन्होंने पहले ही देख ली है, ये उनके लिए कुछ नया होगा। लेखक कहते हैं कि उन्होंने आज तक किसी क्रिएटिव डायरेक्टर को एक स्केचबुक देखने से मना करते नहीं देखा। ये आपको तुरंत बाकी उम्मीदवारों से अलग खड़ा कर देता है। ठीक है, तो हमने क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है और उसके पीछे की कहानी कैसे बतानी है, ये सब समझ लिया। अब थोड़ी रणनीति की बात करते हैं। ऐसा लगता है कि एक ही पोर्टफोलियो हर नौकरी के लिए काम नहीं कर सकता। एकदम सही। और ये एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। आपका पोर्टफोलियो आपके लिए नहीं है, ये उस कंपनी के लिए है जहां आप आवेदन कर रहे हैं। आपको अपने पोर्टफोलियो को उस नौकरी के हिसाब से ढालना होगा। अगर आप एक ऐसी एजेंसी में आवेदन कर रहे हैं जो रेस्टोरेंट की ब्रांडिंग करती है, तो अपने फूड पैकेजिंग और लोगो वाले प्रोजेक्ट्स को सबसे आगे रखें। और अगर किसी टेक कंपनी में जा रहे हैं तो अपने UI UX वाले काम को प्रमुखता दें। मतलब हर आवेदन के साथ थोड़ी मेहनत करनी होगी। हाँ, और ये मेहनत दिखती है। इससे कंपनी को लगता है कि आपने उनके बारे में रिसर्च की है और आप सच में वहां काम करना चाहते हैं। सही है। और इसी से जुड़ी एक छोटी लेकिन बेहद जरूरी बात, आपकी संपर्क जानकारी, कॉन्टैक्ट इन्फो। हाँ, वो हर पेज पर आसानी से मिलनी चाहिए, जैसे वेबसाइट के फुटर में। सोचिए, किसी को आपका काम पसंद आया और उसे आपसे संपर्क करने के लिए आपकी जानकारी ढूंढनी पड़ रही है। ये एक बुरा अनुभव है। बिल्कुल। किताब में कीवर्ड्स का भी जिक्र है, जैसे हम SEO के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिजाइन पोर्टफोलियो में इसका क्या काम? यहाँ इसका मतलब थोड़ा अलग है। इसका मतलब है नियोक्ता की भाषा बोलना। उनकी भाषा बोलना मतलब? नौकरी के विवरण को ध्यान से पढ़ें। वे कौन से शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वे डिजिटल आर्टिस्ट ढूंढ रहे हैं तो अपने बायो में खुद को डिजिटल आर्टिस्ट बताएं, भले ही आप खुद को ग्राफिक डिजाइनर मानते हो। अच्छा।
अगर वो मार्केटिंग अनुभव वाले डिजाइनर की तलाश में है तो अपने प्रोजेक्ट्स के विवरण में बताएं कि आपके डिजाइन ने मार्केटिंग लक्ष्यों को कैसे पूरा किया। तो ये एक तरह से खुद को उनकी टीम के एक हिस्से के रूप में पेश करने जैसा है, आवेदन भेजने से भी पहले। बिल्कुल, इससे उन्हें अवचेतन रूप से ये महसूस होता है कि आप उनकी जरूरतों को समझते हैं और उनकी टीम के लिए एकदम सही है। तो पोर्टफोलियो तैयार है, उसे नौकरी के हिसाब से ढाल भी लिया, आप काम खत्म है ना, बस भेज दें। नहीं, यहीं पर ज्यादातर लोग एक आखिरी और अहम कदम भूल जाते हैं। क्या? किताब कहती है भेजने से पहले किसी बाहरी समीक्षक से सलाह जरूर लें। किसी और से फीडबैक लेना। हाँ, हम अपने काम के इतने करीब होते हैं कि हमें अपनी गलतियां नजर नहीं आती। ओके। कोई टाइपो, कोई टूटा हुआ लिंक या कोई ऐसी तस्वीर जो धीरे लोड हो रही हो। और ये सिर्फ गलतियां पकड़ने के लिए नहीं होगा मेरे ख्याल से। सही कहा, एक बाहरी व्यक्ति, चाहे वो कोई दोस्त हो, प्रोफेसर हो या कोई और डिजाइनर, आपको निष्पक्ष प्रतिक्रिया दे सकता है। वो आपको ऐसे सवाल पूछ सकता है जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, तो इससे आपको अपने काम के बारे में बात करने का अभ्यास करने में भी मदद मिलती है। बिल्कुल, जो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। और अब आखिरी बात, जो शायद सबसे जरूरी आदत है, अपने पोर्टफोलियो को हमेशा अपडेट रखें। डिजाइन की दुनिया में अवसर अचानक आते हैं। कोई बड़ी कंपनी किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए अचानक भर्ती निकाल सकती है और आपके पास अपना पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए हफ्तों का समय नहीं होगा। अगर आपका पोर्टफोलियो हमेशा तैयार है तो आप किसी भी अवसर के लिए तैयार हैं। ये एक तरह से ये भी दिखाता है कि आप एक सक्रिय और विकसित हो रहे डिजाइनर हैं, है ना? बिल्कुल, एक अपडेटेड पोर्टफोलियो ये भी बताता है कि आप नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, नई चीजें सीख रहे हैं और इंडस्ट्री के नए ट्रेंड से वाकिफ हैं। एक पुराना धूल खाता पोर्टफोलियो ये संदेश देता है कि आपका करियर भी शायद वहीं रुक गया है। तो चलिए इस पूरी बातचीत का सार निकालते हैं। अगर ग्राफिक डिजाइन फॉर डमीज की इन 10 बातों को देखें तो एक बेहतरीन पोर्टफोलियो सिर्फ आपके अच्छे काम का संग्रह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोचा समझा रणनीतिक दस्तावेज है। ये गुणवत्ता, कहानी कहने और हर चीज को उस व्यक्ति के लिए तैयार करने के बारे में है जिससे आप काम पाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ी तस्वीर है जिसमें आपकी पेशेवर कहानी से लेकर छोटी-छोटी बातें जैसे फुटर में आपकी संपर्क जानकारी तक शामिल है। हर चुनाव, हर फैसला मायने रखता है। ये आपके डिजाइन कौशल का उतना ही बड़ा इम्तिहान है जितना कि आपका कोई प्रोजेक्ट। एकदम सही। यहाँ आपके लिए एक विचार है जिस पर आप सोच सकते हैं। किताब आपके काम के जरिए आपकी कहानी बताने पर जोर देती है। तो जरा ये सोचिए, अगर कोई काम पर रखने वाला मैनेजर आपके पोर्टफोलियो को बिना कोई टेक्स्ट पढ़े सिर्फ 30 सेकंड के लिए देखे तो उसे आपके बारे में क्या कहानी पता चलेगी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या उसे एक ऐसा डिजाइनर दिखेगा जो साफ सुथरा, व्यवस्थित और आधुनिक है, या एक ऐसा डिजाइनर जो साहसी, प्रायोगिक और कलात्मक है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या वो विजुअल कहानी उस पेशेवर कहानी से मेल खाती है जिसे आप दुनिया को बताना चाहते हैं?